गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th बुक संचयन का पाठ 2 सपनों के से दिन का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, जैसा कि हमने भाग 1 में पढ़ा था कि सपनों के से दिन के लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं। गुरदयाल सिंह जी ने यहाँ इस पाठ के माध्यम से हमें अपने बचपन के दिनों के बारे में बताते हुए अपने विचार, अपने जो यादें हैं वो साझा की है। उन्होंने बताया कि किस तरह के माहौल में वो रहते थे, किस तरह के बच्चों के साथ वो खेलते थे, उन्हें स्कूल में जाना कितना अच्छा लगता था, कितना अच्छा नहीं लगता था। जब वो नई कक्षा में होते थे तो उन्हें कक्षा में जाने में अलग से अपनी कक्षा में जाते वक्त उन्हें मजा आता था या नहीं, यानी उन्हें अच्छा लगता था या नहीं लगता था। उनके जो अध्यापक थे वो कैसे थे, वो सब बातें इन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से हमारे साथ साझा की है। हमने भाग 1 पहले पढ़ लिया था, अब हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, जो लेसन अभी रहता है उस लेसन को हम अब पढ़ेंगे। आशा है आपने वो लेसन पढ़ लिया होगा, जिससे ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। चिक बेटा एक तरह से जैसे नीली पीली, जैसे अंदर सरकंडे होते हैं ना, जो ठांसरे सरकंडे जिसको बोलते हैं, और वो उसके ऊपर कवर होता है किसका, ये प्लास्टिक का, कट्टे वगैरह का, नीले रंग का। तो कोई कपड़ा भी लगा देता है, कोई प्लास्टिक के कट्टे भी लगा देता है, तो वही सरकंडे का बना चिक होता था। स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता, यानी कि पंक्तियों में खड़े बच्चों को देख करके वो मुस्कुराने लगते। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते, यानी कतार मतलब लाइन। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी, यानी कि मास्टर जो प्रीतम चंद थे वो पीटीआई थे, क्योंकि बेटा पीडीपी जो होते हैं वो एक तरह से उनका काम होता है सबको डिसिप्लिन में रखना, तो वो प्रिंसिपल के साथ नहीं खड़े होते थे, वो लाइनों में चक्कर लगाते और बच्चों को देखते थे कि कौन किस कैसे खड़ा है, उनको ठीक करते थे। लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। कतार मतलब लाइन, पंक्ति में। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय, यानी घुड़की, डांट और ठुड्डी यानी कि एक तरह से हाथ से मारना या फिर वो डंडे से उसको मारना, बच्चे को ठुड्डी मारना। ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। क्या होता है बेटा, पहले और आखिरी यानी कि लाइन सीधी हो जाएगी। इससे अगर हम पहले लड़के को देखेंगे और आखिरी बच्चे को देखेंगे तो ये लाइन सीधी है या नहीं। सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, यानी हम कहते हैं ना 1 हैंड डिस्टेंस, वही बात है बेटा। सभी लड़के उस डीपी से बहुत डरते थे, क्योंकि वह जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव के दूसरी पिंडली खुजाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। प्रत्यक्ष मतलब उसको कर देते थे, यानी कि खाल खींच लेते, यानी उसकी बुरी तरह से पिटाई करते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे, यानी नम्र स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ने का अर्थ है एक तरह से पिटाई करना। तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा सब था जैसे हमारी सरकारी मिडिल स्कूल का नाम, यानी कि एक तरह से स्कूल में पिटाई होना। तो सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा पिटाई होती है, तो वही चमड़ी उधेड़ने का हमारे लिए उसका अर्थ यही था। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, यानी कि वो क्या करते थे, जब उनको गुस्सा आता था तो जल्दी जल्दी आंखें झपकते थे। अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते, यानी धीरे से। तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले, यानी कि जो गुरदयाल सिंह थे बिल्कुल ही कमजोर से थे, तो कहते कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देते थे, यानी कि थोड़ी सी चपत लगाते, जैसे दर्द तो होता ही नहीं था तो वो कहते उसे हंस देते थे।
वह चपत तो जैसे हमें भाई दिखे की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती हो। जब पैसे की तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी, यानी कि दिखे यहाँ पर नमकीन बेचने वाला है तो उसकी नमकीन पापड़ी जो 2 पैसे की आया करती थी उस जैसे उसके चपत लगते थे, यानी कि जो चाटे वो लगाता था 2 उंगली से 3 उंगली से, वो उनको ऐसे लगते थे। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। लेकिन ऐसा मतलब फिर भी हमारे लिए स्कूल में हमारे जाने का मन नहीं करता था। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। यानी कि बताते हैं कि पहली से 5वीं तक के बच्चे चौथी कक्षा तक के सभी बच्चे 5-7 को छोड़ करके सभी बच्चे रोते हुए जाते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती। यानी कि बेटा यहाँ पर बताया गया है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, यानी कि वहाँ पर उनके पीटी सर के द्वारा पिटाई किए जाने पर भी और बहुत सारे, यानी कि उनका पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर भी कभी एक समय ऐसा भी था जब उनका स्कूल जाने का मन करता था। और वो कब करता था? जब उनका स्काउट, यानी जो पीटी सर स्काउटिंग का काम करवाते थे। स्काउटिंग करवाते थे तो क्या होता था कि वो नीली पीली झंडियां उनको पकड़ाई जाती थी, उनको लहराते हुए 1 2 3 करते हुए आगे पीछे दाएं बाएं, यानी कि स्काउटिंग क्या होती है बेटा, जैसे परेड वगैरह करवाते हैं ना, ऐसे दाएं बाएं करवाते हुए हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। यानी कि जब हम परेड का अभ्यास करते तो हम वर्दी पहन लेते, खाकी वर्दी फौजियों वाली, और साथ ही हम रंग बिरंगे झंडे ले लेते और दाएं बाएं हम लेफ्ट राइट करते, तो हमें ये अच्छा लगता था। जब ऐसा होता तो हमें स्कूल आने का मन भी करता था। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 2 1। इनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। तमगे मतलब तगमे एक तरह से मेडल जीत लिए हों। यानी कि जब उनके, वैसे तो पीटी सर उनको बहुत ज्यादा डांटते थे, लेकिन जब वो अच्छी परेड करते तो जब उन्हें वेल डन कहते और शाबाशी देते तो उनकी जो शाबाशी थी ना, तो उनको ऐसे लगती मान लो उन्होंने कोई मेडल जीत लिया हो। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। यानी कि जो पीटी सर की जो शाबाशी थी वो बाकी टीचरों ने जो पूरा साल हमें गुड दिया था राइटिंग के लिए, उससे भी ज्यादा अच्छी लगती थी। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई भी जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। सतगुरु बेटा यहाँ सतगुरु दिया है ना नीचे वर्ड मीनिंग में। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी। यानी कि डर के आगे भूत नाचता है, वो वाली बात हो गई ना बेटा, कि यहाँ पर जब डीपी सर उन्हें डांटते तो वो जो भी था उनका परेड का काम था वो बड़े अच्छे ढंग से करते थे, और जब उन्हें शाबाशी देते तो उन्हें बड़ा ही सुख मिलता था। तो ये तो वही वाली बात होगी कि साल भर तो उन्हें फटकारते रहते, लेकिन साल में एक बार अगर उन्हें शाबाशी दे देते तो वो एक चमत्कार से कम नहीं लगता था उन्हें। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश, श्रेणी मतलब अगली कक्षा में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। यानी कि गुरदयाल सिंह जी कहते हैं, लेखक जी कहते हैं कि मुझे जब भी मैं अगली कक्षा में होता तो मुझे पुरानी पुस्तकें ही मिलती थी। लेकिन मिलती कैसे थी वो अब बता रहे हैं। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़ लोग थे, धनाढ़ मतलब अमीर। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा, यानी मेरे से अगली क्लास में रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता
तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। यानी कि यहाँ क्या है कि गुरदयाल सिंह को कहाँ से पुस्तकें मिलती कि हेडमास्टर साहब किसी बच्चे को पढ़ाने जाते थे जो अमीर था और वो लेखक से 1-2 साल आगे था। तो अप्रैल में क्या होता है बेटा, सेशन हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है, न्यू सेशन, तो वो पुरानी किताबें उनसे ले आते थे। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। यहाँ पर 2 लाइनों में क्या बताया गया बेटा कि हमारे घर में किसी को भी मुझे पढ़ाने का या किसी को भी पढ़ाने का कोई मन नहीं था। अगर उन्हें कोई नई किताबें अगर लानी पड़ती तो मैं 3री-4थी तक ही पढ़ पाता, वो मुझे आगे किताबें नहीं ला कर देते। लेकिन जबकि वहाँ उस समय वो किताबें सिर्फ 1-2 रुपए में आ जाती थी। लेकिन बेटा उस समय 1-2 रुपए भी ज्यादा लगते थे। लेकिन कहते हैं कि अगर मुझे पुरानी पुस्तकें नहीं मिलती ना तो मैं आगे नहीं पढ़ पाता। मुझे 3री-4थी क्लास से ही मेरे पेरेंट्स मुझे उठा लेते। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। यानी कि एक कारण ये कि 7 साल में स्कूल में रहा, इसका मेन कारण ये था कि मुझे पुरानी किताबें मिल जाती थी, नहीं तो घर वाले मुझे पहले ही कक्षा से उठा लेते, यानी कि मुझे स्कूल से उठा लेते। कॉपियां, पेंसिल होल्डर या शाही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते, परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम मतलब संपत्ति, धन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता। 1 शेर मतलब किलो, कि 1 किलो घी आ जाया करता है 1 रुपए में। और 2 रुपए की 1 मन होता है बेटा, 20 किलो का होता है। लेकिन यहाँ पर 2 रुपए की 1 मन यानी कि 40 सेर, 1 मन 20 का नहीं बेटा 40 का। जैसे कि 2 रुपए की यानी कि क्या होता था, 1 किलो घी तो 1 रुपए में आ जाता था और 2 रुपए में 40 किलो गंदम मतलब अनाज आ जाता था। इस कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। यहाँ 2 परिवार लेखक ने किसे कहा है, जैसे कि आपके चाचा ताऊ, ऐसे ही उनके भी चाचा ताऊ थे। तो उन चाचा ताऊओं में जो भी और बच्चे थे उनमें वो पहला लड़का था जो स्कूल जाता था। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कुछ बच्चे जो नई कक्षा में होते थे वो कहते थे कि हमें तो नई कक्षा में बैठने में मजा आता है, अर्थात उन्हें अच्छा लगता है कि वो सीनियर हो गए हैं, उन्हें बड़ी कक्षा अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ खास मजा आया नहीं, मुझे तो नई पुस्तकों में से गंध आती थी कि मन बहुत उदास होने लगता था और मन भी उदास होता था। इसका ठीक कारण तो अब कभी समझ ही नहीं आया, परंतु जितने भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। यानी कि क्या है कि लेखक को ये बात पहले तो समझ नहीं आई कि मुझे न जाने का कारण क्या था, लेकिन बाद में कुछ यही समझ में आया कि नए टीचर मिलेंगे, डांटेंगे, जो पढ़ाई है वो मुश्किल होगी, बस यही कारण रहा होगा। सभी तो नए न होते, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे, यानी कुछ नए टीचर होते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफनमौला बेटा यहाँ पर दिया गया आपको, कौन से नंबर पे दिया है, 1 नंबर पे, पारंगत यानी विद्वान, एक तरह से किसी भी चीज में माहिर हो गए हों। यानी कि जो नए टीचर आते थे उन्हें हमसे ज्यादा आशाएं थी। वो सोचते थे कि हम 1 साल में पता नहीं कितना पढ़ लेंगे या कितना हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया, हम तो परफेक्ट हो गए हैं, तो वो हमारे से ज्यादा आशाएं रखते थे। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं होते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। चमड़ी उधेड़ देना यानी बहुत ज्यादा पिटाई करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। यानी एक तो टीचरों का भय, दूसरा पुस्तकों में गंध आना, और तीसरा इन्होंने क्या बताया है कि जैसे बेटा क्या होता है स्कूल में जो हम एंट्री करते हैं तो क्या होता है, एक जब लंबे रास्ते से होकर हम कक्षा तक पहुंचते तो उसके चारों तरफ फूल वगैरह पेड़ पौधे लगे होते, तो वो जो गंध है ना, वो गंध भी यहाँ पर जब उनको
स्कूल में आने का मन नहीं करता ना, तो वो उनकी जो गंध है, वो खुशबू, जो स्मेल है, वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, उस पर भी उनका मन उदास होता था। परंतु स्कूल एक दो कारणों से ही अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतमचंद जब हमें स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह में ली विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता कि जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। यानी कि यहाँ पर कहते हैं, फिर वही बात आ गई कि स्काउट, तो वो यहाँ पर नीली पीली झंडियां लहराते तो उन्हें अच्छा लगता था। दूसरा, उन्हें स्काउट के लिए जब उन्हें ऑपरेट करवाते तो लेफ्ट राइट करते, अच्छे कपड़े पहनते, बूट पहनते और दाएं बाएं लेफ्ट राइट करवाते पीटी सर, तो उन्हें ऐसे महसूस होता जैसे वो कोई बड़े आदमी हो, जैसे कोई फौजी जवान हो। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडोकेनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। यहाँ पर बेटा जो लेखक गुरदयाल सिंह जी कहते हैं कि ये जो बातें वो बता रहे हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के समय की बातें हैं। उस समय वो नाभा रियासत, यानी कि वो उनकी जो रियासत थी वो नाभा रियासत थी, उसका जो राजा था उसको अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और वो दूसरा विश्व युद्ध, यानी दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने से पहले वो मर गया था। उस राजा का बेटा कहते थे कि कभी विलायत दूसरे देश में, परदेश में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी, यानी कि वैसे भी उन्हीं की चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के, यानी कि क्या कहा, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजों की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव में जबरन, यानी जबरदस्ती भर्ती नहीं कर पाया था, यानी कि जबकि हमारा राजा भी नहीं था, फिर भी अंग्रेज लोग हमारे रियासत से लोगों को फौज में या पुलिस में भर्ती नहीं कर पाते थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले, यानी नाटक मंडली वाले भी आया करते थे। वे रात को खुले मैदान में सामियाने मतलब तंबू वगैरह लगाकर लोगों को फौज के सुख, आराम, बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खेरे मतलब हंसी मजाक करने वाले, अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। यानी मस्खरे बेटा, जैसे कि हमारे क्या होता, सर्कस देखने जाते तो जो क्या होता, जोकर जो हमें ऐसे अजीब से कपड़े पहन करके हमें हंसाने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीयों को जो अफसर पुलिस में या फौज में भर्ती करवाना चाहते तो वो क्योंकि वो लोग भर्ती होने के लिए मना करते थे भारतीय लोग, तो एक नौटंकी वाले, नाटक करने वालों को भी ले आते ताकि वो नौटंकी करके फौज की अच्छाइयाँ बता करके, पुलिस में भर्ती की अच्छाइयाँ बता करके जो है भारतीयों को आकर्षित कर सके। और क्या गाना गाते साथ ही, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे। रंगरूट क्या होता है बेटा, जो नया नया पुलिस में या फौज में भर्ती हुआ जो जवान होता है उसे रंगरूट कहते हैं। अठे मिले से टूटे लीतर, उठे मिले दे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। यानी कि मैंने रंगरूट का मीनिंग आपको बताया। अठे मतलब यहाँ पर, मिले हैं टूटे लीतर, यानी कि जो जूते हैं तुम्हारे टूटे हुए हैं, यानी कि तुम्हें यहाँ पर टूटे लीतर फटे पुराने जूते मिलेंगे। उठे मतलब वहाँ, मिलेंगे बूट, यानी कि तुम्हें वहाँ पर बूट पहनने को मिलेंगे। अठे पहने से फटे पुराने, यानी कि यहाँ तो तू फटे पुराने कपड़े पहन रहा है। उठे मिलेंगे सूट, यानी कि तुम्हें वहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े यानी वर्दी पहनने को मिलेगी। यानी कि ये चीज गाना गा करके, ये बातें बता करके भारतीय जवानों को ये लोग फौज में और पुलिस में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम ही फौजी हैं। यानी कि जब स्काउट की प्रैक्टिस करते तो हमें भी लगता कि हम भी फौजी हैं। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते न देखा। उनका ठिगना कद, दुबला पतला शरीर, गठीला शरीर, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, गठीला मतलब पुष्ट,
माता के दागों से भरा चेहरा, माता मतलब एक चेचक जो बीमारी होती है जिसके कारण हर शरीर के हर हिस्से पर दाग बन जाते हैं, और बाल सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की आवाज, ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थी। खुरियां बेटा एक तरह से जैसे खुर होते हैं ना, घोड़े के खुर होते हैं, जैसे हार्ड सी चीज होती है जिसमें नाल लगी होती है, तो वो ऐसी उसकी भी एड़ियों के नीचे नाल लगी होती थी लोहे की, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते थे। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। यानी कि यहाँ पर जो मास्टर प्रीतम चंद जी थे, इनके डीटी सर थे, उनके बारे में बताया गया है कि कभी मुस्कुराते नहीं थे, उनका ठिगना कद था, वो जूते ऐसे पहनते थे कि खटखट की आवाज करते, जब चलते तो क्या होता है बेटा, मिट्टी पे तो हर जूता ही निशान करता है, लेकिन उनके जो जूते थे वो हर जमीन यानी पक्की जगह पर भी निशान करते हुए जाते थे। जब उनको देख करके हम अपने घर वालों से भी वैसे जूते मंगवाते तो वो कहते थे कि अगर ऐसे जूते पहनोगे तो तुम्हारे टखने टेढ़े हो जाएंगे और कभी पूरी उम्र तुम्हारे टखने जो है सीधे नहीं होंगे। मास्टर प्रीतम चंद ने हमारा जी से डरना तो स्वाभाविक था, यानी प्राकृतिक था, क्योंकि उसका जो रंग रूप, जो उनकी एक तरह से हमारे सामने उनकी स्थिति थी, स्थिति का मतलब एक तरह से वो हमारे सामने जैसे वो पेश आते थे, जैसा उनका पहनावा था, जैसे उनका देखने का ढंग था, उसको देखकर हमें हमारा डरना, उनका जो रोब था उसको देख करके हमारा डरना स्वाभाविक था। परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उनका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के यानी कि जो उसके साथ के थे, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। यानी कि यहाँ पर प्रीतम चंद जी जो डीपी सर थे, वो एक दिन चौथी कक्षा में उन्हें फारसी पढ़ाने के लिए आ गए, लेकिन बच्चों को फारसी का ज्ञान नहीं था। उन्हें अरबी तो आती थी, उर्दू तो आती थी, लेकिन उन्हें फारसी का कुछ ज्ञान नहीं था। अभी हम पढ़ते एक सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटे में जबानी सुनेंगे। जबानी मतलब ओरल टेस्ट जो हम बोलते हैं। कह दिया आज, मान लो आज उन्हें याद करने के लिए कहा कल इसी पीरियड में मैं तुमसे ओरल टेस्ट लूंगा, ये शब्द रूप मैं तुमसे सुनूंगा। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उस शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। यानी कि पूरी कक्षा में से केवल 1-2 बच्चा था जिसे ये शब्द रूप आधा अधूरा याद हुआ था, उन्हें भी पूरा याद नहीं हुआ। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए मतलब गुस्से में चिल्लाए, सभी कान पकड़ो, यानी कि सभी कान पकड़ लो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वे गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो, यानी कि अब ऊंचे हो जाओ। जैसे आप मुर्गा बनते हैं ना स्कूल में बेटा, जब हमें कुछ याद नहीं होता टीचर बना देते हैं, तो यहाँ पर उन्हें मुर्गा बना दिया गया और कहा कि साथ ही ऊपर हो जाओ। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पढ़ते। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। यानी कि हेडमास्टर शर्मा जी भी अपने दफ्तर में आ चुके थे जब तक उनकी सुनने की बारी आई। ठीक है, जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूर्व की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। यानी कि पूर्व में जो हॉस्पिटल यानी जो डिस्पेंसरी बना रखी थी उसमें मिलने के लिए गए थे। ये कौन? हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल। वह दफ्तर मतलब ऑफिस के सामने की ओर चले आए, यानी कि वो वहां से वापस आ गए। अब आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह प्रीतम चंद की इस बर्बरता
को सहन न कर पाए, यानी कि बुरा व्यवहार जो बच्चों के साथ वो व्यवहार कर रहे थे, बहुत उत्तेजित मतलब गुस्से में हो गए। यानी कि प्रीतम चंद द्वारा पिटाई करने वाले माहौल को देख करके प्रिंसिपल जी को गुस्सा आ गया। What are you doing? What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? Stop it at once. हमें अब अंग्रेजी नहीं आती थी, यानी कि ये जो लेखक है वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी और प्रिंसिपल ने इंग्लिश में बोला तो इनको समझ नहीं आया, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं, क्या चौथी कक्षा को सजा देने का यह ढंग है, इसे फौरन बंद करो। यानी कि जो 7वीं 8वीं के बच्चे थे उन्होंने इनको बताया, यानी लेखक और फिर दोस्तों को बताया था कि अंग्रेजी में प्रिंसिपल ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये क्या है, तुम चौथी कक्षा के बच्चों को ऐसे कैसे मार सकते हो, इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए, यानी प्रिंसिपल अपने कमरे में चले गए गुस्से में। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल मतलब निकाल दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, स्कूल से निकाल दिया है करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। यानी उनके लिए आदेश भेज दिए गए हैं कि इसको निकाल दिया जाए और उसको स्कूल से निकाल दिया गया और उसकी साइन के लिए राजधानी भेज दिया गया था। वहाँ हरजीलाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। महकमाए मतलब महकमा, तालीम मतलब शिक्षा, यानी शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर थे हरजीलाल, उनके पास उन्होंने मंजूरी के लिए वो आदेश भेजा था। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल मतलब उसको वापस नौकरी पर नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को आती। यानी कि हमें पता था कि डीपी सर को, प्रीतम चंद को निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी जब फारसी का लेक्चर आता तो उनका दिल घबराने लगता कि कहीं वही डीपी सर यानी प्रीतम चंद आ न जाएं। परंतु जब तक शर्मा जी या स्वयं मास्टर नहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आते तो हमारे चेहरे मुरझाए रहते। यानी कि उनकी जगह पर शर्मा जी या खुद प्रिंसिपल जी या मास्टर नहरिया जी अगर जब तक कक्षा में नहीं आते तो उन्हें डर लगा रहता, लेकिन जब वो आ जाते तो वो खुश हो जाते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर मतलब जरा सी भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर बताते हैं कि जब कई सप्ताह हो गए तो उन्हें पता चला कि जो इनके अध्यापक यानी डीपी सर थे वो बाजार में ही एक किसी दुकान के ऊपर उन्होंने कमरा ले रखा है और उन्होंने 2 तोते पाल रखे हैं और वो दिन में उन्होंने जो अब बादाम भिगोकर रखी हुई थी, बादाम की गिरियां जो भिगोकर रखते थे वो उन्हें छील कर वो अपने तोतों को खिलाते रहते थे और उनसे बातें करते रहते थे। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मतलब डंडे मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था। यहाँ पर ये लेखक बताते हैं कि हम उसके चौबारे में गए हैं। कब गए हैं, क्या कहते हैं कि जब डीपी सर यहाँ पर नौकरी करते थे तो कुछ सीनियर बच्चे वहाँ उनके आदेश के अनुसार उनके घर का काम करने के लिए जाते थे, तो हम भी उनके साथ कभी कभी उनके कमरे तक गए हैं। लेकिन हमें इस चीज का आश्चर्य होता था कि इतने सख्त जो हमें मार कर हमारी चमड़ी उधेड़ देते थे वो तोतों से कैसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। क्या उन तोतों को उनकी भूरी आंखों से डर नहीं लगता। हमारी समझ में ऐसे बातें तब भी नहीं आ पाती थी, बस एक तरह उन्हें अलौकिक ही मानते थे। एक तरह से उन्हें उस पर आश्चर्य ही होता था।
ठीक है बेटा, ये आज का आपका लेसन है, कंप्लीट होता है। आशा आपको समझ आ गया होगा। बेटा इसके शब्दार्थ आप अच्छे से याद करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको भेज रही हूँ वो आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।